हाँ जी, सो कंटिन्यू करेंगे आज हम आपका नेट जेआरएफ जून 2023 का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन है वो सारे ए टू जेड हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लॉजिक यहाँ यूज हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बहुत सारे हैवी क्वेश्चन भी अभी आने वाले हैं, तो प्रॉपर सुनिएगा लेक्चर को। यहाँ सिंपली रेजिड्यू फाइंड करना है। तो रेजिड्यू फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है, हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 1/z का कोफिशिएंट फाइंड करना है, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू चाहिए। तो आपके पास f ऑफ z फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो f ऑफ z इज e टू द पावर z इंटू e टू द पावर 1/z। ये लिख लेते हैं। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, समीशन k वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, या पूरा एक्सपेंशन लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहां इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। हमें रेजिड्यू एट 0 चाहिए, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 ऑफ एफ जेड, इसका मतलब क्या है, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एफ जेड। और जो एफ जेड का लॉरेंट सीरीज या टेलर सीरीज जो भी एक्सपेंशन आएगा उसमें आपका एफ जेड का कोफिशिएंट, अगर टेलर सीरीज आ गया तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, इट इज अ समीशन k वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z टू दी पावर k अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, k फैक्टोरियल। k इक्वल टू 0 पे ये 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 1 पे ये आ जाएगा, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, समीशन सम j वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और 1 अपॉन j फैक्टोरियल इनटू z टू दी पावर j आ जाएगा। z इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उसमें कोफिशिएंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे ये कोफिशिएंट समीशन, जब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हर टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी jth टर्म इसकी kth टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, कोई एक टर्म आएगी, वो आएगी इस साइड से 1 अपॉन k फैक्टोरियल और इस साइड से इस साइड से 1 अपॉन j फैक्टोरियल, और z का जो कोफिशिएंट आएगा z टू द पावर k माइनस j कोफिशिएंट आएगा। और यहाँ पे डेफिनेटली k वेरी करेगा आपका 0 से और j भी वेरी करेगा 0 से इंडिपेंडेंटली, यही होगा आपका। अब देखिए हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए, z का 1/z का कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z चाहिए। इसका मतलब क्या है, k माइनस जे शुड बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, j इक्वल टू या k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k लिख लो या j लिख लो, तो j इज इक्वल टू k प्लस 1 होना चाहिए। और j इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन k फैक्टोरियल, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, 1 अपॉन k प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ k कहां से वेरी करेगा, डेफिनेटली k वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन दिस होल एक्सप्रेशन। मैच कर लो, यहाँ l की फॉर्म में दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ l फैक्टोरियल, ये l प्लस 1 दिया हुआ है तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ l फैक्टोरियल l प्लस 1 फैक्टोरियल ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया, तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। तो सिंपल एक्सपेंशन करना था, उससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे f एक एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो f इज एंटायर फंक्शन, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मॉड ऑफ एफ जेड हमें क्या दिया हुआ है, इट इज लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर y फॉर ऑल z इक्वल टू x प्लस आइटा y बिलोंग्स टू c, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है कि एफ जेड किस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एक gz फंक्शन बना लूं विच इज e टू द पावर
आयटा जेड इंटू एफ जेड। क्यों बनाया, अभी इसी पे आता हूं मैं। जब मैं इसकी मॉडुलस वैल्यू लिखूंगा, मोड ऑफ जी जेड लिखूंगा, तो ये क्या है, e टू द पावर आयटा टाइम x प्लस आयटा वाई, और यहां पे f ऑफ z ऑलरेडी है, इसका मॉडुलस आ जाएगा e टू द पावर आयटा x, ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मॉडुलस यूनिट सर्किल पे है, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी e टू द पावर माइनस वाई, और मोड ऑफ f ऑफ z आ जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई इंटू e टू द पावर y विच इज 1, क्योंकि एफ जेड का मॉडुलस वैल्यू ये दिया हुआ लेस देन। अब यहां देखो एफ जेड एंटायर है, e टू द पावर आयटा जेड एंटायर फंक्शन है, तो दिस इज एंटायर फंक्शन। और यहां से क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया, तो लिवोलेस थ्योरम यूज करेंगे, तो इंप्लाइज जी जेड should be equal to some constant, gz must be equal to constant, और gz की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो implies mod of gz क्या दिया हुआ है मेरे को, लेस देन और इक्वल टू 1, तो implies mod of c लेस देन और इक्वल टू 1, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो implies c इक्वल टू e टू द पावर आयटा z f ऑफ z, implies f ऑफ z क्या आ जाएगा आपके पास, सम c1 e टू द पावर आयटा z, और c की वैल्यू मोड ऑफ c लेस देन 1 है, तो 1 अपॉन मोड c क्या हो जाएगा, इसको सॉरी एफ जेड ये आ जाएगा c e टू द पावर माइनस आयटा z विद मोड ऑफ c क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। तो डायरेक्टली यहां से आपका ये ऑप्शन ट्रू है। यहाँ क्या कह रहा है, f इज एंटायर फॉर दिस, तो फॉर सम c विद दिस कंडीशन। यहाँ कह रहा है फॉर सम c e टू द पावर आयटा z नहीं आएगा, e टू द पावर माइनस आयटा z, ये फॉल्स हो गया। यहाँ कह रहा है फॉर सम c, क्या हमेशा इस टाइप का फंक्शन होगा f z। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि f ऑफ z किस टाइप का होगा, e टू द पावर माइनस c आयटा z, हमेशा इस टाइप का होगा। इसके साथ कांस्टेंट भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, e टू द पावर इसको आयटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ c इक्वल टू यहाँ पे 1 पिक कर लेंगे, ये फंक्शन बन जाएगा। c इक्वल टू जैसे 1 पुक करा, या हाँ c इक्वल टू 1 पिक करेंगे और यहाँ पे भी c इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो इस टाइप का फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन एफ जेड हमेशा कैसा होगा, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन फॉल्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट सी को करेक्ट करके आते हैं, नो फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ एफ जेड इज सी आइटा जेड, ऑब्वियसली ये फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए ऑप्शन। क्लियर? हाँ जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, एफ ऑफ जेड मुझे दिया हुआ है विच इज 1 अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जीरो होगा, ठीक है, और जहां पे ये जीरो हो गया तो वहां पे इसके पास एंटायर होने के लिए पूरे सी पे डिफाइन होना चाहिए, तो इसके पास 2 जीरोज मिलेंगे, वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो एफ डेफिनेटली एंटायर नहीं होगा। जेड इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन है, जेड इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो जेड इक्वल टू 0 पे इसके पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। सी एफ हैज अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन, 0 के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है। टी में भी कह रहा है कि एफ हैज अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसके नेबरहुड में, 0 पे, एंड देन कोफिशिएंट में रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास यहां से 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटू एफ जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं, और एफ जेड एनालिटिक है 0 के नेबरहुड में, तो उसका कोई एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर होल इनटू समीशन n varying from 0 to infinity en z to the power n is equal to 1। अब जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई या इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इट इज 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा a नॉट प्लस a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर
एंड सो ऑन इक्वल टू 1। तो अगर मैं अब कोफिशिएंट फाइंड करूंगा तो कांस्टेंट टर्म आएगी ए नॉट प्लस जेड का कोफिशिएंट जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा आपके पास ए नॉट, सॉरी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a1 और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए नॉट इंटू जेड प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर की जब बात करेंगे तो ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो सबसे पहले ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ a0, जब ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ a1 और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ a2, क्लियर, सॉरी प्लस ऑफ a2, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट इज अ जेड स्क्वायर और सेम प्रोसेस आगे रिपीट होता रहेगा, 1 1 इंडेक्स बढ़ता रहेगा तो देन माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ a2 प्लस a3 और यहाँ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा जेड क्यूब इक्वल टू क्या चल रहा है 1 चल रहा है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म a नॉट इक्वल टू क्या आ गया, कंपेयर करेंगे तो a0 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से a1 माइनस a0 इक्वल टू 0 तो इंप्लाइज a1 भी मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई भी टर्म नहीं है। एंड देन माइनस ऑफ a0 माइनस ऑफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू भी 0 होगा तो a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a0 प्लस a1। सिमिलरली यहां अगर मैं an लिखता हूं तो ये आपके पास an प्लस 1 आ जाएगा और ये फिर प्लस an प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 तो इंप्लाइज an प्लस 2 की वैल्यू कैसे लिख सकता हूं मैं an प्लस 1 प्लस an। तो ये मेरे पास रिकरेंस रिलेशन बन गया। n ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 लिखूंगा तो a2 से स्टार्ट हो जाएगा ये और a0 वो क्या है मेरे पास 1 इक्वल टू a1, ये रिकरेंस रिलेशन आ गया। यही सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना था। तो आपका बी ऑप्शन क्या कह रहा है a0 इक्वल टू 1 एंड a1 इक्वल टू 0, तो सॉरी सी ऑप्शन ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे ये 1 और ये रिकरेंस रिलेशन आपको देखो दिया हुआ है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन और एंटायर फंक्शन है तो उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन मिलेगा, उस कंसेप्ट का यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C is a positively oriented circle in a complex place with radius 3 center at origin। तो C एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 3 है, सेंटर ओरिजिन है, तो y एक्सिस x एक्सिस एंड अ सर्कल विद रेडियस 3, ठीक है। तो ये जो आपकी रेडियस है ये 3 डिस्टेंस दिया कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये y एक्सिस से x एक्सिस और आपके पास जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ओवर c dz अपॉन z स्क्वायर इनटू d ऑफ z स्क्वायर इनटू e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z। तो इसकी पहले सिंगुलरिटी देख लेते हैं। डेफिनेटली z इक्वल टू 0 पे सिंगुलर पॉइंट है और जब e टू द पावर z इक्वल टू e टू द पावर माइनस z होगा तब भी सिंगुलर पॉइंट होगा। इसका मतलब e टू द पावर 2z इज इक्वल टू 1 और e टू द पावर ये वैल्यू 1 कब आएगी e टू द पावर 2m पाई आयटा पे ये वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 2z इक्वल टू 2m पाई आयटा, तो इंप्लाइज z इक्वल टू m पाई आयटा पे सिंगुलर पॉइंट मिलेंगे। तो सिंगुलरिटीज क्या होगी z इक्वल टू 0 हो गया, पाई आयटा हो गया, 2 पाई आयटा हो गया एंड सो ऑन, देन माइनस पाई आयटा हो गया, माइनस 2 पाई आयटा हो गया। अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू देखेंगे तो 3.14, इसकी मॉडुलस वैल्यू 3.14 और इन सब की मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन दिस है। तो इस रीजन पे z इक्वल टू 0 इज ओनली सिंगुलर पॉइंट इन मोड z लेस देन और इक्वल टू 3। इस रीजन पे सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट है। तो इंप्लाइज यहां पे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, अब z इक्वल टू 0 किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है, z इक्वल टू 0, यहां पे देखो यहां से भी 0 है मिलेगा, z इक्वल टू 0 पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस फंक्शन के पास सिंपल 0 है z इक्वल टू 0 पे और ये डबल 0 है z इक्वल टू 0 पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इंटीग्रेशन c dz z क्यूब
इनटू लिख सकता हूं ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन जेड, ये लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा अब z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक हो जाएगा और यहां पे पोल मिल जाएगा, तो या तो आप रेजिड्यू यूज कर लो, तो इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई आयटा इनटू रेजिड्यू ऑफ सम gz एट z इक्वल टू 0। यहां पे gz फंक्शन कौन है, ये पूरा फंक्शन, वो फंक्शन क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड। तो इस फंक्शन में हमें 1 बाई जेड का कोफिशिएंट चाहिए, वो कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। क्या फंक्शन है जेड स्क्वायर इंटू ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड। जब मैं इसको लिखूंगा तो जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड का एक्सपेंशन लिख रहा हूं, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक टर्म और लिख लेते हैं जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल, माइनस साइन के साथ ई टू द पावर माइनस जेड का एक्सपेंशन 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। यहां से देखिए फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट, सेकेंड टर्म 2 टाइम हो जाएगी, थर्ड टर्म कैंसिल आउट, फोर्थ टर्म कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर इंटू क्या टर्म आ जाएगी आपके पास, इट इज 2z प्लस ये आ जाएगा 2 टाइम्स जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, इट इज 2z स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आ गया। और ये जाना है डिनोमिनेटर में, यहां से फिर z कॉमन आउट लेके, तो इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स जेड क्यूब इंटू ये 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, हमें चाहिए 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड में 1 बाई जेड का कोफिशिएंट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 1 अपॉन 2 जेड क्यूब इंटू ये क्या लिख सकता हूं 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होल पावर दिस। तो ये 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 1 अपॉन 2 जेड क्यूब इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड देन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा सॉरी इसका स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होल स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई जेड का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड का कोफिशिएंट आपके पास माइनस साइन के साथ ये 3 फैक्टोरियल है और ये 2 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 12। इसके बाद यहां 1 बाई जेड का कोफिशिएंट नहीं आएगा, यहां जब स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर जेड क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड 4 का टर्म आएगा, तो यहां कभी भी 1 बाई जेड का कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट ये आ गया और वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रेजिड्यू दिस आएगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 2 पाई आयटा इंटू माइनस 1 बाई 12, यानी कि इट इज माइनस पाई आयटा बाई 6। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जस्ट एक बार कैलकुलेशन डेफिनेटली आपको चेक करनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना। आई थिंक क्लियर है कंसेप्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिसिंग के कारण क्वेश्चन इनकरेक्ट कंसीडर किया गया। क्या बेसिक मिस्टेक है, थोड़ा पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में डी एक ओपन यूनिट डिस्क दिया हुआ है, सी पॉजिटिवली ओरिएंटेड, बाउंड्री ऑफ सी है, यानी कि डी बाउंड्री ऑफ दिस गिवन है, एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं इन द डोमेन डी, जीजेड एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके ये एन रूट्स हैं, देन एफ एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है इन ओपन नेबरहुड ऑफ डी बार, डी बार के किसी एक नेबरहुड में होलोमॉर्फिक फंक्शन है। पीजेड ये डिफाइन करा गया और पीजेड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ने बेसिकली क्या किया,
क्वेश्चन बनाने वाले ने इतनी मेहनत करी और स्टूडेंट क्या कर रहा है, एफ जेड इक्वल टू 0 पिक कर ले रहा है। एफ जेड होलोमॉर्फिक होगा इस ओपन डिस्क में, और एफ जेड को जैसे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। इसका मतलब इंप्लाइज मेरा पी जेड क्या हो गया, वो भी आइडेंटिकली 0 हो गया। जी जेड कुछ भी लेते रहो। पहला ऑप्शन पी जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, फॉल्स। पी जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, फॉल्स। P is a rational function with pole, false। और पी जेड आई इक्वल टू एफ जेड आई, सिर्फ कौन सा ऑप्शन बच जाएगा, डी ऑप्शन बच जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये पिक कर लेता हूं तो आपका डी ऑप्शन ट्रू हुआ। तो ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन में करेक्शन कर दें, करेक्शन क्या है, एफ इज नॉन जीरो ले लें तो ऑप्शन से चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे उस पे आते हैं। एफ अगर आपका नॉन जीरो फंक्शन है तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूं, जी ऑफ जाई माइनस जी जेड अपॉन जाई माइनस जेड, क्योंकि जी जाई कोई फिक्स वैल्यू है तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या है आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और किसी n डिग्री की पॉलिनोमियल में से एक कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और उसको 1 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज समथिंग a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस सम an-1z टू द पावर n। ये जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा। इंप्लाइज जो मेरा p ऑफ z आएगा विच इज 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ सम xi इनटू f ऑफ xi बाई g ऑफ xi लिख लेते हैं। ठीक है, और इनटू आपके पास क्या था, ये एक्सप्रेशन, तो वो क्या आ गया आपके पास a0 प्लस a1z प्लस an-1 z टू द पावर n, सॉरी n-1 डिग्री का था तो an-1 z टू द पावर n-1 और d ऑफ xi। यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू xi हो रहा है और ये किसका टर्म है, z का, तो ये कांस्टेंट टर्म अज्यूम किया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज 1/2 पाई आयटा इंटू सम a0 प्लस a1z प्लस an-1z टू द पावर n, और ये क्वांटिटी हमेशा क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। जब इसको a0 के साथ सॉल्व करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट, a1 के साथ करेंगे तो कांस्टेंट, तो इसको c लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इट इज ये a मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, सम c0 प्लस c1z प्लस c2z स्क्वायर प्लस cn-1z टू द पावर n। यहाँ cj क्या है, 1/2 पाई आयटा इंटू c इंटू aj, इसको मैंने कांस्टेंट, तो मेरा pz क्या बन गया, सॉरी यहां कहां तक जाएगा, n-1 तक। तो इंप्लाइज pz इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपका ए ऑप्शन डायरेक्टली फॉल्स हो गया, बी ऑप्शन ट्रू हो गया। p इज अ रैशनल फंक्शन विद पोल्स, जब ये पॉलिनोमियल है तो इसके पास पोल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जब मैं पी जेड आई कैलकुलेट करूंगा, यहीं से z इक्वल टू जेड आई पुट करूंगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। जी जाई बाई जी जाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं p ऑफ जेड आई कैलकुलेट करता हूं डी ऑप्शन के लिए, p ऑफ जेड आई वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन f ऑफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जेड आ जाएगा, डी जाई आ जाएगा। क्लियर, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, और जाई माइनस जेड एफ ऑफ जाई, और इस पे जब मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सॉरी
जेड आई, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से, ठीक है। तो पी जेड आई इक्वल टू एफ जेड आई, डी ऑप्शन यहां भी ट्रू है। तो अगर आपका एफ नॉन जीरो है, ठीक है, तो अगर मैं करेक्शन के साथ जाता हूं तो आंसर जो होगा बी एंड डी होगा। अगर विदाउट करेक्शन जा रहा हूं तो आंसर सिर्फ डी होगा, ठीक है। तो यहां पे अब आप क्या मार्क करके आओगे, जनरली अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया है तो बी एंड डी, और अगर आपने डायरेक्टली एग्जांपल ले लिया है तो डी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। डेफिनेटली बाद में आपको एग्जाम के बाद क्लेम करना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जून 2023 का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ के आए थे, तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, पहले इंफॉर्मेशन विच इज अ स्वार्थ लेमा, ऑलमोस्ट सबको पता होती है, फिर भी लिख लेते हैं। अगर एफ आपका फंक्शन है डोमेन डी से डी पे, डी यहां पे कौन है, यूनिट ओपन डिस्क, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं सेकेंड इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसी से एक सिस्टमैटिकली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एफ एनालिटिक फंक्शन है डी टू डी सच दैट एफ एट जीरो इक्वल जीरो दिया हुआ है, तो पहला कंक्लूजन डायरेक्टली लिख सकते हैं, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सेकेंड इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ एफ डैश एट जीरो इज लेस देन और इक्वल टू 1। थर्ड इंफॉर्मेशन, इफ देयर एग्जिस्ट z1 not equal to 0 such that mod of f at z1 equal to mod at z1 हो जाए, तो implies जो मेरा, और f डैश एट 0 इक्वल टू 1, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड कर जाए, तो implies आपका जो एफ जेड फंक्शन होगा वो e टू द पावर सम आइटा z इंटू जेड फंक्शन होगा। तो दिस इज द स्वार्थ लेमा, ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर मेरे पास कोई भी ए पॉइंट है बिलोंग्स टू ओपन यूनिट डिस्क, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं विच इज फाई ए जेड, विच इज जेड माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार जेड। ये फंक्शन आपका डी को कहां पे मैप करेगा, डी पे। ये हमने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा हुआ है डिटेल में, अगर आपको नहीं पता तो हमने बाइलीनियर का मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी यहां डिस्कस किया हुआ है, जो यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे मैप करेंगे। वो मैपिंग कैसे बनाते हैं, क्या रीजन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग है, हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 1 एंड ऑन टू, इस फाई में स्पेशल क्या है, फाई ए एट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ए को कहां मैप कर देगा, 0 पे मैप कर देगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज का यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब भी आपको यूनिट ओपन डिस्क से यूनिट ओपन डिस्क पे फंक्शन एनालिटिक गिवन है और एक फिक्स पॉइंट गिवन है, यहां पे देखो 2 फिक्स पॉइंट गिवन है, एट ए एंड एट बीटा। जब भी आपको एक फिक्स पॉइंट गिवन है तो मैं उस फिक्स पॉइंट को 0 पे ट्रांसफर कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, मेरे को क्या दिया हुआ है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम डी टू डी विद एफ एट ए इक्वल टू ए, और एनालिटिक दिया हुआ है, तो मैं एक जी फंक्शन डिफाइन करूंगा, जी जेड इज इक्वल टू फाई, फाई फंक्शन, इसको मैं फाई नाम दे रहा हूं, फाई ए बार बार लिखने में कंफ्यूजन होगा इसलिए फाई नाम दे रहा हूं, फाई ऑफ एफ ऑफ फाई इनवर्स जेड। यहां पे फाई जेड मेरा क्या है, z माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार z, ठीक है। ए डेफिनेटली डी का मेंबर है, तो ये डी को डी पे लेके जाएगा, फाई इनवर्स भी डी को डी पे लेके जाएगा, तो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम डी टू डी। इसमें स्पेशल क्या होगा, फाई इनवर्स एनालिटिक है, एफ एनालिटिक है, फाई एनालिटिक है, तो ये जो जी होगा इज एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन डी। जब मैं g एट 0 कैलकुलेट करूंगा तो फाई ऑफ f ऑफ फाई इनवर्स 0, यहां से देखो फाई एट a क्या हो रहा है, 0, तो एम्प्लाइज फाई इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा।
ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस करेंगे तो इट इज फाई ऑफ एफ ए, और एफ ए फिक्स पॉइंट है तो ये क्या आ जाएगा फाई ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा 0। तो मैंने क्या किया, आपको एफ यूनिट डिस्क, यूनिट ओपन डिस्क से यूनिट ओपन डिस्क पे एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ था जिसके पास एक फिक्स पॉइंट था, मैंने उस फिक्स पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया 0 पे, और जैसे ये 0 पे ट्रांसफर हो गया तो स्वार्ज लेमा से मोड ऑफ जी जेड मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। अप्लाई कर सकता हूं, स्वार्ज लेमा अप्लाई होती है जब 0 फिक्स पॉइंट मिल रहा है और फंक्शन डी से डी पे डिफाइन है। तो अगर कोई भी रैंडम आपका फंक्शन दिया हुआ है जिसके पास फिक्स पॉइंट है डी से डी पे, तो उसको मैं शिफ्ट करके 0 पे ला सकता हूं। ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन में। इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास अगेन जी जेड जो फंक्शन है वो क्या है, फाई ऑफ एफ ऑफ फाई इनवर्स, और फाई फंक्शन मेरे पास क्या है विच इज z माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार z बार, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास g0 इक्वल टू 0 आ गया, और g फंक्शन कहां से था, d से d पे था। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया, बाय यूजिंग स्वार्ज लेमा मोड ऑफ gz लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। अब आपको एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ बीटा ऑल्सो इक्वल टू बीटा, और बीटा नॉट इक्वल टू ए दिया हुआ है, एक और फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो यहां पे अगर मैं फाई ऑफ बीटा कैलकुलेट करूंगा, डेफिनेटली ये कोई w मिलेगा, इट इज नॉन जीरो, क्योंकि बीटा माइनस ए आएगा तो वो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। तो इंप्लाइज फाई इनवर्स मैं w को क्या लिख सकता हूं, बीटा। अब अगर मैं यहां पे g एट w कैलकुलेट करता हूं, वो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एफ ऑफ फाई इनवर्स ऑफ w which is equal to phi of f of phi inverse बीटा। f बीटा क्या है, बीटा, तो इट इज अ phi of बीटा, और phi of बीटा क्या है, w। तो यहां से क्या हो गया, g of w is equal to w, तो implies mod of gw is equal to mod of w, और w किसका मेंबर है, d का मेंबर है, एंड w क्या है, नॉन जीरो। स्वार्ज लेमा में सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, अगर एक भी नॉन जीरो पॉइंट पे ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी तो आपका फंक्शन ये आ जाएगा। तो अगेन स्वार्ज लेमा का इक्वलिटी रिजल्ट यूज करेंगे, तो इंप्लाइज मेरा जी जो जेड आएगा वो e टू द पावर आइटा थीटा इंटू जेड, बट जी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, w, तो इंप्लाइज e टू द पावर आइटा थीटा को मेरे को क्या होना पड़ेगा, 1, तो इंप्लाइज जी जेड मेरा क्या हो गया, z, implies phi of f of phi inverse z is equal to z हो गया। इस साइड phi इनवर्स ऑपरेट कर लो, देन इस साइड phi ऑपरेट कर लो कंपोजिशन में, ठीक है। इस साइड phi, इस साइड phi, इस साइड phi इनवर्स और इस साइड phi, तो phi और phi इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली यहां से क्या मिल जाएगा, f of z इक्वल टू z। ये प्रूफ हो गया। तो मेरा एक रिजल्ट मिल गया कि अगर आपका ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क पे कोई भी होलोमॉर्फिक फंक्शन है, अगर वो एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट रख रहा है, अगर वो फंक्शन एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट रख रहा है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन ही हो सकता है, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं हो। प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसी की हेल्प से हम ये थर्ड स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। वहां पे देखो एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है एंड देन डेरिवेटिव, तो पहला फिक्स पॉइंट दिया हुआ है तो अगेन यहां तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद एफ डैश एट ए, वो क्या दिया हुआ है, 1, तो मैं ये कंडीशन यूज करूंगा तो इक्वलिटी आ जाएगी, तो अगेन आपका जी जेड सेम फंक्शन बन जाएगा। तो मैं थर्ड ऑप्शन आप पे छोड़ रहा हूं कि आप सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, यहां तक सेम है। उसके बाद ये कंडीशन यूज करने के बाद जी जेड जो बन जाएगा ई टू द पावर आइटा, सॉरी ये है ई टू द पावर आइटा थीटा जेड, ये यूज करके आप फंक्शन बना सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सिमिलर लॉजिक पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक फंक्शन फ्रॉम डी टू डी टू सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। तो बेसिकली वो कह रहा है कि यूनिट ओपन डिस्क को अपर हाफ प्लेन पे मैप करने वाली कोई मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी जो एनालिटिक होगी। हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनाई थी जो क्या कर रही थी,
यूनिट डिस्क को अपर हाफ प्लेन पे या अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क पे मैप कर रही थी। वो मैपिंग कैसे थी, ये आप बना सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू सम आयटा टाइम 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, अगर इसको डिटेल में देखना है तो बाइलीनियर का मैंने जो लेक्चर दिया हुआ है वो लेक्चर्स देख लीजिए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका काउंटर एग्जांपल है। ये आप मैपिंग चेक कर सकते हो, ये डी को कहां लेके जाएगा, अपर हाफ प्लेन एच प्लस इस पे लेके जाएगा। ठीक है, ये कैसे बनती है वो हमने कंस्ट्रक्शन करा हुआ है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर में। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि फर्स्ट इज ट्रू, यहाँ कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ट्रू, सेकंड फॉल्स है तो इसलिए ये गलत हो गया। फर्स्ट ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स, फॉल्स हो गया। ये फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी एंड डी ऑप्शन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट अनअटेम्प्ट करके आए थे। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जून 2023 का, क्वेश्चन आइडिया 704081। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, एफ आपको एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज जेड सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1 टू जेड सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है। तो डेफिनेटली जब मैं मोड ऑफ एफ जेड की बात करूंगा, एफ जेड यहां से आएगा और ये वैल्यू क्या है 1/2 से लेस है, तो ये लेस देन 1/2 लिख सकता हूं फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। और उसके साथ साथ एफ एट 0 आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन जी जेड विच इज अ 2 टाइम एफ ऑफ जेड। बेसिकली जब भी आपका फंक्शन यूनिट डिस्क से डिफाइन है किसी भी डिस्क पे, तो हमें उस पे स्वार्ज लेमा यूज करनी है। स्वार्ज लेमा डी को डी पे लेके जा रहा है, मोड एफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है उसमें, और एफ 0 एट 0 होता है। तो वो कंडीशंस हमें बनानी है स्वार्ज लेमा की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मोड ऑफ जी जेड की बात करूंगा या जी की बात करूंगा, तो जी कहां से डिफाइन होगा, इट इज डिफाइन फ्रॉम डी टू डी लिख सकता हूं, क्योंकि 2 टाइम एफ जेड हो गया। डोमेन तो सेम रहेगा, को डोमेन ये 1/2 तक जा रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 तक चला गया। तो डी से डी पे, यहां पे डी कौन हो गया, z सच दैट मोड ऑफ z लेस देन 1। क्लियर, और मोड ऑफ gz की बात करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड g एट 0 बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि f 0 है। तो स्वार्ज लेमा से मोड ऑफ gz क्या हो गया मेरा, लेस देन और इक्वल टू z हो गया। तो इंप्लाइज मोड ऑफ 2 टाइम f ऑफ z लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ जेड हो गया। तो इंप्लाइज मोड ऑफ एफ जेड क्या हो गया मेरा, लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ जेड बाई 2, और ये क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ जेड होती है। तो यहां से मेरा फर्स्ट ऑप्शन प्रूफ हो गया, सेकंड ऑप्शन प्रूफ हो गया। थर्ड ऑप्शन, मोड ऑफ जेड की वैल्यू मोड ऑफ जेड बाई 2 से लेस है, और मोड ऑफ जेड कितना हो सकता है, मैक्सिमम दिस। तो इसी इनक्लूटी का यूज करेंगे तो इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी किस में जा रहा है आपका, इस क्वांटिटी में, और यहां मोड ऑफ जेड क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1/2। थर्ड ऑप्शन भी यहां से करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन, अगर मेरा एफ एट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो 1/2 जो है वो डी का मेंबर है, इंटीरियर पॉइंट है। और उसके साथ साथ मैं क्या कह रहा हूं, मोड ऑफ एफ ऑफ 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। लेकिन अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है किसी डिस्क में या ओपन कनेक्टेड रीजन में, तो वो अपना जो मैक्सिमा है वो बाउंड्री पे अटेंड करता है, अनलेस इट इज कांस्टेंट। इंटीरियर पे कभी अटेंड नहीं कर रहा। यहां हम क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ एफ जेड ये हमेशा 1/2 से लेस और इक्वल है, और किसी 1/2 पॉइंट पे ये 1/2 अटेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम कहीं ना कहीं इंटीरियर पे अटेंड हो रहा है। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया इफ, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो दिस इंप्लाइज एफ 0 नॉट इक्वल टू 0 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एफ 0 क्या दिया हुआ है 0 पे। तो ये फंक्शन 1/2 पे कभी भी 1/2 नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। तो आंसर शुड बी ए, बी एंड सी ऑप्शन। क्लियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज जून 2023 का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आईडी 704082। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको एफ एंटायर फंक्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ ऑफ जेड बार एंटायर होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू सिंपली जेड, तो एफ ऑफ जेड बार मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड बार, जो एंटायर नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। क्या पिक कर लो, एफ जेड इक्वल टू जेड। और हम थ्योरी अगर डिटेल में देखना चाहोगे तो हम ये भी पढ़ के आते हैं कि एफ अगर एंटायर है देन एफ ऑफ जेड बार, ये हमने प्रूव करा हुआ है, एंटायर इफ एंड ओनली इफ एफ इज कांस्टेंट। यहां तो कांस्टेंट दिया नहीं हुआ। सेम हम थ्योरी पढ़ते हैं कि एफ अगर एंटायर है देन एफ ऑफ जेड होल बार एंटायर इफ एंड ओनली इफ एफ इज कांस्टेंट। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने थ्योरी क्लासेस में प्रूफ करवाई हुई है। अदरवाइज आप काउंटर एग्जांपल देके पहला ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एफ जेड को जेड लूंगा तो इंप्लाइज एफ ऑफ जेड होल बार क्या आ जाएगा, मेरा जेड बार आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन भी फेल हो गया। सेम एग्जांपल, यहां एफ जेड बार होल जेड बार एंटायर दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन के लिए क्या करना है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। वैसे मैंने ये क्लास में प्रूफ करवाया हुआ है डायरेक्टली कि अगर एफ जेड एंटायर है तो उसका एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई एन जेड टू द पावर एन, क्योंकि एफ क्या है, एंटायर है। और इसका आर ओ सी क्या होगा, आर ओ सी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एंटायर है। तो अगर मैं एफ ऑफ जेड बार की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड बार होल पावर एन। और जब मैं एफ ऑफ जेड बार होल बार की बात करूंगा तो समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन बार जेड टू द पावर एन आ जाएगा। और जब मैं मोड ऑफ ए एन की बात, ए एन बार की बात कर रहा हूं तो इट इज मोड ऑफ ए एन आ जाएगा। इसकी पावर 1/n करूंगा तो ये भी पावर 1/n आ जाएगी। और अगर मैं लिमिट ले रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट कहां जाएगी, 0 पे, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इन्फिनिटी है। इसका मतलब जो आपके पास समीशन ए एन बार जेड टू द पावर एन, इसका आर ओ सी भी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, मेरा एंटायर फंक्शन हो गया। क्लियर? तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये स्टेटमेंट भी यहीं से प्रूफ हो जाएगी। अगर मैं यहां एफ जेड बार लिखता हूं तो ये फंक्शन आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार करेंगे, वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो जब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार करूंगा तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म जीरो छोड़ के बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो एफ जेड शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, सेम लॉजिक से वो सेकंड भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। और डी ऑप्शन का सेम एग्जैक्टली एग्जांपल ले लेंगे। यही एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू जेड, तो ये जेड बार आ जाएगा, ये भी जेड बार, तो ओवरऑल 2 जेड बार विच इज नॉट एंटायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा, ओनली सी ऑप्शन इज ट्रू, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। तो ये था आपका ओवरऑल जून 2023 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, और अगर आपको सारे सॉल्यूशन चाहिए तो आप गुरुकुलम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर। थैंक यू।